जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी साथियों, आज हम वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर गणना पत्रक भरना सीखेंगे। जानेंगे कि हम अपना गणना पत्रक जो है स्वयं से किस प्रकार से भरें। आज हम इस वीडियो में आपको जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसमें आपको आयकर गणना पत्रक भरना सिखाएंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें किस प्रकार से टैक्स का कैलकुलेशन करें या गणना पत्रक भरें वह आपको सिखाया था। तो आइए साथियों जानते हैं कि हम आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरें। कर्मचारी साथियों, ये जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर गणना पत्रक का फार्म है, हम इसको भरना सीखेंगे। इस फार्म में सबसे पहले ऊपर लिखा होता है कर्मचारी का नाम, तो आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पद, तो जिस पद पर आप पदस्थ हैं या कार्यरत हैं उस पद का नाम आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद है स्थायी लेखा संख्या, अर्थात जो पैन कार्ड नंबर है जो 10 अंक का होता है उसको आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद कार्यालय का नाम, तो जिस कार्यालय में आप कार्यरत हैं उस कार्यालय का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद है स्थायी पता, तो जो आपका स्थायी पता है आधार कार्ड में लिखा हुआ है वह पता आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर, तो जो 12 अंक का आधार कार्ड नंबर है उसको जो है आपको इन खानों में भर देना है। इसके बाद आपको जो है जो अपनी इनकम वो है आय वेतन पत्रक है वार्षिक, उसको आपको निकाल लेना है। वह जो है IFMS जो पोर्टल होता है उसके माध्यम से आप जो है अपना वार्षिक गणना पत्रक या वार्षिक जो वेतन पर्ची है उसको आप निकाल लेंगे, उसका प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद उसको देखकर आपको जो है इस गणना पत्रक के दूसरे पेज पर जो वेतन की जानकारी भरनी होती है, वेतन विवरणी, ये जो सैलरी स्टेटमेंट होता है उसको भरना है। तो सबसे पहला जो कॉलम है माह का है, फिर वेतन है, फिर ग्रेड पे है, महंगाई भत्ता है, मकान किराया भत्ता है, इनका जोड़ है, फिर GPF है या जो नए कर्मचारी हैं वहाँ NPS भरेंगे, GIS या समूह बीमा है, प्रोफेशनल टैक्स है, इनकम टैक्स है और कितना आपको कैश पेमेंट प्राप्त हुआ है ये आपको भरना है। यहाँ जो लिखा हुआ अप्रैल माह है, तो जो आप वार्षिक वेतन पर्ची निकालेंगे उसमें मार्च माह की जो वेतन है उसका पेमेंट आपके खाते में अप्रैल माह में प्राप्त हुआ है। तो अप्रैल माह का मार्च माह का जो वेतन होगा जो अप्रैल में प्राप्त हुआ उसका मूल वेतन आपको भरना है। साथ ही वेतनमान में जो है ग्रेड पे की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर हर जगह डैश कर देना है। उस माह में आपको कितना महंगाई भत्ता मिला है इसका उल्लेख उसमें रहता है वेतन पर्ची में, वो लिखना है। आपको यहाँ कितना जो मकान किराया भत्ता है या हाउस अलाउंस से कितना मिला है वो भरना है। इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पर भर देना है, इसका उल्लेख भी वेतन पर्ची में होता है। इसके बाद कितना आपका GPF काटा गया है या जो नए कर्मचारी हैं जिनको न्यू पेंशन स्कीम मिल रही है तो कितना NPS काटा गया है उसका उल्लेख भी वेतन पर्ची में होता है, तो देखकर आपको लिख देना है। इसके बाद है GIS यानी समूह बीमा का कितना कटता है, प्रोफेशनल टैक्स का कितना कटता है। सब कटने के बाद आपको बैंक खाते में कुल कितनी राशि प्राप्त होती है वह आपको यहाँ पर भर देनी है। तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक माह का भर देना है। ध्यान देना है जो मार्च माह का वेतन है जो अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है वहाँ जो प्रोफेशनल टैक्स है प्रत्येक माह में 208 रुपये होता है। अमूमन जो है जो 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स देना होता है कर्मचारी को। तो जो 12वां माह है वहाँ पर आपको प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये की जगह 212 रुपये भरना होगा। तो इस प्रकार से जो कैश टोटल वेतन है यहाँ जैसे 63,093 था तो यहाँ पर आपको 4 रुपये यहाँ कम मिलेगा, अर्थात 63,089 रुपये हुआ।
इसके बाद जो है जो एरियस आपको मिला हुआ है पूरे साल का, उनका टोटल आपको यहाँ पर भरना है। तो एरियस का टोटल एक बार आपको यहाँ भरना है, एक बार आपको यहाँ भरना है। अगर किसी एरियस से आपकी एनपीएस काटा गया है तो एनपीएस भर देना है कितना काटा गया है, और इस एरियस की राशि में से एनपीएस कटा के आपको एक बार एरियस की राशि यहाँ पर भी भरनी है। तो इस प्रकार से जो एरियस की राशि है 3 बार भरना है, एक बार मूल वेतन पे, एक बार टोटल वेतन पे, एक बार नेट कैश पेमेंट पे। इसके बाद आपको जो है प्रत्येक कॉलम का जोड़ कर लेना है। यहाँ पर मूल वेतन का जोड़ हो गया, ये महंगाई भत्ते का जोड़, ये एचआर यानी कि गृह भाड़ा का जोड़ हो गया, जो इन तीनों का टोटल है इसके बराबर आएगा। इसके बाद आपको इस राशि में से जो एनपीएस है या जीपीएफ ये, जीआईएस है 2400 रुपये ये, और जो 2500 रुपये है प्रोफेशनल टैक्स, इनको घटाने के बाद इतना आना चाहिए। अर्थात इस राशि में 85596 में आपको इन तीनों राशियों को घटाना है, इतना प्राप्त होगा, तभी आपका यहाँ सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है वार्षिक वेतन पर्ची देखकर आपको यहाँ वेतन विवरणी भरना है। अब चलते हैं पहले पेज पे। तो आपका यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपका जो है टोटल वेतन हो रहा है 8,55,096 रुपये, जिस पे आपको टैक्स देना है, और आपको इसमें से 32,144 रुपये मतलब एरियस मिला हुआ है। तो अब देखते हैं पहला पेज। जो पहला पेज है हमने आपको बताया कि कर योग्य वेतन है आपकी इतनी, एरियस आपका इतना था, तो इसमें से एरियस घटा दिया तो आया 8,22,952 रुपये। ये आपका हो गया वेतन, महंगाई भत्ता और एचआरए, और ये आपका हो गया बकाया वेतन। तो इस प्रकार से इन दोनों का जोड़ आएगा आपका 8,55,096। इसके बाद है मकान किराया भत्ता। तो आपका मकान किराया भत्ता था 456 रुपये मिलता था प्रत्येक माह, 12 का जोड़ गुणा किया तो हुआ 5,472 रुपये। ये आपके 12 माह का एचआरए है। इसके बाद जो वैधानिक छूट है ये सबको 50,000 भर देना है अपनी तरफ से। नीचे है वृत्ति कर या प्रोफेशनल टैक्स, तो 2500 रुपये होता है टोटल, पीछे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ 2500 लिख देना है। इसके बाद करना क्या है, इन तीनों का टोटल करना है। इन तीनों का टोटल आया 97,972 रुपये। तो 97,972 को आपको 8,55,096 में से माइनस कर देना है या घटा देना है, तो आपकी राशि आई 7,97,124 रुपये। इसके बाद है ये आपकी कर योग्य वेतन आ गई। इसके बाद है मकान संपत्ति से आय, तो आपको यहाँ टैक्स लगाना है। फिर है अन्न आय, जिस राष्ट्रीय बचत पत्र की ब्याज है, बैंक बचत खाते या सावधि जमा खाते की ब्याज है। अगर कुछ आपको मिला हुआ है जिसकी राशि, अगर आपके बैंक खाते में, बचत बैंक खाते में आपको ब्याज साल भर में 10,000 रुपये से ज़्यादा मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर भरना है, अन्यथा छोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने डैश कर दिया, तो आपको कर टोटल 2, 3, 4 अर्थात कर योग्य वेतन, मकान संपत्ति से आया यदि आपने कोई मकान किराए से दिया है और उसका वैधानिक किरायानामा है आपके पास, तभी आपको यहाँ पर भरना है, अन्यथा निरंक कर देना है। तो इन तीनों का टोटल आपको यहाँ पर भर देना है। क्योंकि यहाँ पर हमने डैश डैश किया था तो हमारा टोटल उतना ही आया जितना ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद है घटाओ गृह निर्माण पर ब्याज। यदि आपने होम लोन ले रखा है और आप उस पर जो ब्याज दे रहे हैं, तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपए तक का छूट आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको भरना है, अन्यथा यहाँ डैश कर देना है। इस प्रकार से सकल कुल आय हमारी आ गई 7,97,124 रुपये। अब आता है 7A कॉलम, इसमें है घटाओ कटौतियाँ। पहला है समान भविष्य निधि, यानी जीपीएफ, जो पुराने कर्मचारी हैं जीपीएफ वगैरह उनको मिल रहा है, तो यहाँ पर घटा देना है, लिखना है। फिर इसके बाद है समूह बीमा योजना, या जीआईएस, जो आप पीछे 2400 रुपये था उसको माइनस कर देना है। फिर राष्ट्रीय बचत पत्र योजना, अर्थात आपने कोई
NSC वगैरह कुछ ले रखा है तो भरना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसके बाद है बीमा प्रीमियम। तो आपकी कोई बीमा प्रीमियम है, आपने बीमा करवा रखा है आपका या पत्नी का, तो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद अगर आपने कोई राशि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या PPF अकाउंट में जमा कर रखी है बैंक में 1 साल के अंतर्गत, तो उसका उल्लेख यहाँ करना है। इसके बाद है राष्ट्रीय बचत पत्र पर उपार्जित ब्याज। यदि आपको राष्ट्रीय बचत पत्र आपने खरीदा है, उस पर कोई जो ब्याज मिली है उसको घटाना है, अन्यथा छोड़ देना है। फिर है आगे गृह निर्माण हेतु मूलधन की किस्त। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो जितनी किस्तें आपने दी हैं उन पर भी छूट मिलती है, तो उन किस्तों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। और गृह निर्माण में जो ब्याज है उस पर भी छूट मिलती है। तो अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको दोहरी फायदा होती है, आपको जो है ब्याज पर भी छूट मिलती है और आप जो किस्त देते हैं गृह निर्माण की होम लोन की उस पर भी आपको छूट मिलती है। अगर नहीं ले रखा है, होम लोन आपके पास नहीं है, तो आपको जो है डैश कर देना है। इसके बाद है 2 बच्चों की शिक्षा पर ट्यूशन फीस। तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय वगैरह में या विश्वविद्यालय वगैरह में, आप ट्यूशन फीस जो देते हैं केवल ट्यूशन फीस, अन्य कोई फीस जो है उस पर छूट नहीं मिलती है। इसका प्रमाणीकरण आप विद्यालय से अलग से ले सकते हैं। तो जितनी ट्यूशन फीस है अगर आप दे रहे हैं तो उसको लिखना है, था खाली छोड़ देना है। फिर है टैक्स सेविंग स्थायी जमा। यदि कोई आपने FD वगैरह करा रखी है तो उस पर भी छूट मिलती है। फिर आगे है धारा 80CCD नेशनल पेंशन में अंशदान, उसमें भी छूट मिलती है। यदि आपने सुकन्या वगैरह करवा रखी है तो उसको आप यहाँ अलग से लिख कर घटा सकते हैं कि एक साल में आपने सुकन्या के खाते में, या कोई बच्ची वगैरह है आपकी, उसका सुकन्या का खाता पोस्ट ऑफिस में या बैंक में है, तो 7/2024-25 में जितनी राशि आपने जमा की है उसको यहाँ पर लिख कर घटा देना है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, जो जितनी राशियाँ हैं इनका टोटल करना है, इनका टोटल आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है भाग B है इसका 80 से 80 युधारा है इसकी। इसमें जो है जो बचत बैंक का ब्याज बचत खाते का अधिकतम 10,000 रुपये उसको आप माइनस कर सकते हैं। और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बचत खाते में कुछ ज़्यादा छूट मिलती है 50,000 रुपये तक। अगर उनकी ब्याज 50,000 रुपये तक है सालाना तो उस भी माइनस हो जाएगी। और राष्ट्रीय पेंशन योजना या NPS में आपने कुछ जमा किया है, जैसे इनने जो है देखा था 83,197 रुपये इसमें था, ये NPS में जमा था टोटल, तो इसको आप यहाँ पर घटा सकते हैं। तो अधिकतम छूट इसमें दी है NPS की, अधिकतम की आप जो है 50,000 रुपये तक ही माइनस कर सकते हैं। तो आप 50,000 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 83,000 था। कुछ लोग करते क्या है कि जिस 83,000 है तो 50,000 यहाँ पर लिख देते हैं, और जो बचा 33,171 रुपये तो कुछ लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है NPS की राशि लिख देंगे। तो आपका जो है यहाँ पर टोटल हो गया। भाग B का यहाँ लिखेंगे हम 50,000 रुपये छूट गया था, तो 50,000 रुपये ये और 1,46,090 रुपये ये हो गया। आपका टोटल हो गया कटौती 1,96,090 रुपये। इसको आपको करना क्या है, 1,96,090 रुपये को आपको इस राशि में से माइनस कर देना है। जितना घटाने पर आएगा उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो घटाने पर आया 6,01,034 रुपये। अब हम दूसरे पेज पर चलते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो कर योग्य आय है ये आ गई 6,01,034 रुपये। तो अब जो टैक्स की गणना करनी है, इसमें 2 कॉलम हैं। पहले समान करदाता के लिए, दूसरा है वरिष्ठ जो करदाता हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 80 साल के मध्य के जो करदाता हैं टैक्स देने वाले हैं। तो जो समान करदाता है उसको यहाँ पर 2.5 लाख पर कुछ टैक्स नहीं देना है, तो यहाँ नील कर देना है। 2.5 लाख से 50,000 पर 5% छूट देना है, तो यहाँ चूँकि 2.5 लाख रुपये हुई है, 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो 2.5 लाख का 5% निकालेंगे तो आएगा 12,500 आपको यहाँ पर लिख देना है।
चूँकि आय यहाँ पर हो रही थी 6,01,034 रुपये, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा हो रही थी। तो ये आपको यहाँ पर भरना है 12,500। चूँकि यहाँ आय 5 लाख से ज़्यादा थी, तो अब क्या करेंगे आप कि 6,01,034 में 5 लाख रुपए आप माइनस करेंगे, ये आएगा 1,01,034 रुपये। इस पर आपको 20% टैक्स देना होगा। तो इस पर आप 20% जब इसका निकालेंगे तो आएगा 20,207 रुपये। यदि कोई राशि दशमलव में 50 पैसे लिख के आता है तो इसको हम जैसे यहाँ लिख के आता 20,206 रुपये 50 पैसे, तो हम 50 पैसे को छोड़ लेंगे और यहाँ 6 की जगह 7 लिख देंगे। अगर यहाँ 50 पैसे की जगह यहाँ 40 पैसा है तो इस 40 पैसे को छोड़ देंगे और इसको जो कहते हैं 206 रुपये लिख देंगे। तो इस प्रकार से, और यदि यहाँ पर आय आपकी और ज़्यादा होती, 10 लाख से ज़्यादा होती अगर, तो फिर आपको यहाँ 30% टैक्स देना होता। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है कि सबसे पहले 12,000, अगर आपकी आय यहाँ 5 लाख से ज़्यादा है तो 12,500 लिखना है। फिर इसके बाद 5 लाख को इसमें से माइनस करना है, जितना आएगा उसका 20% निकालना है, यहाँ पर भर देना है। इसके बाद इन दोनों का टोटल करना है। तो 12,500 ये हुआ, 20,207 ये हुआ, इनका जोड़ हुआ 32,707 रुपये। फिर आगे, अगर आपकी आय 5 लाख तक है, यहाँ 5 लाख तक है अगर, तो आपको 12,500 की छूट टैक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ अगर 5 लाख तक है तो आपको यहाँ 12,500 लिख देना है और टैक्स आपका लगभग निल हो जाएगा। और चूंकि यहाँ आय 6 लाख से ज़्यादा थी तो ये छूट आपको नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ पर डैश कर देना है। डैश करेंगे तो 32,707 में कुछ नहीं, निल घटाया तो 32,707 आया। इसके बाद आपको जो है 4% शिक्षा उपकर देना है, तो 32,707 का आप 4% निकालेंगे तो ये आएगा 1,308 रुपये, इसको आपको लिख देना है। और इसके बाद आपको 32,707 रुपये, ये 1,308 रुपये ये हो गया, तो आपका टोटल आ गया 34,015 रुपये। ये आपका हो गया टैक्स। चूँकि ये समान करदाता के लिए हमने भरा है तो यहाँ पर जो वरिष्ठ करदाता है यहाँ पर डैश कर देना हर जगह, और 34,015 रुपये आपका कुल टैक्स हो गया। फिर इसके बाद है, अगर आपको पूर्व में कोई टैक्स आपसे काटा गया है, कई लोग क्या करते हैं कि मंथली कटवाते हैं टैक्स वेतन के साथ साथ, तो यहाँ पर भरना है और उस टैक्स को जो पहले काट लिया गया है उस टैक्स को इसमें से घटा देना है। घटाने के बाद जो राशि आएगी यहाँ पर भर देंगे। अगर आपने पहले से टैक्स नहीं कटवाया है तो आपको यहाँ पर डैश करना है और जो ऊपर राशि लिखी हुई है उसको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद करना क्या है, आपको अपना यहाँ नाम लिखना है, अपने हस्ताक्षर करने हैं, जो आपका कर्मचारी कोड है उसका उल्लेख भी करना है और अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपना आयकर गणना पत्रक भरना है। इसके पहले की वीडियो में हमने जो है जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें हमने आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरना है ये बतला चुके हैं। तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में आपको आयकर गणना पत्रक किस प्रकार से भरना है। कर्मचारी साथियों, जिस टैक्स रिजाइम में आपको फ़ायदा हो आप वही भरें। वर्तमान में जो कर्मचारी या जिन कर्मचारियों ने होम लोन ले रखा है तो उनको जो है ओल्ड टैक्स रिजाइम भरना चाहिए, और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको न्यू टैक्स रिजाइम में आयकर गणना पत्रक भरना चाहिए। तो साथ ही ये थी एक छोटी सी जानकारी। इसमें हमने आपको बतलाया कि आप जो है अपना गणना पत्रक स्वयं से किस प्रकार भरें और टैक्स की गणना आप स्वयं से किस प्रकार कर सकते हैं। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।